हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है कावेरी, उसका चैप्टर नंबर 2 में जो आपको जो पोएम दी हुई है, तो उस पोएम को तो हमने पढ़ा था, समझा था। आज हम इसको क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस पोएम का नाम है गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन। तो आज इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं। Like your understanding. Based on your understanding of the poem, state whether the following statements are true or false. नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, तो जो आपने पोएम को पढ़ा है, समझा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या ठीक है, या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है यानी कि गलत है। ऑल्सो रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट्स। ओके, फर्स्ट है द पोएम हाईलाइट्स द स्किल्ड वर्क ऑफ क्राफ्ट पर्सन। जो पोएम है वो हाईलाइट करती है स्किल्ड को, क्राफ्ट पर्सन में जो स्किल है उस चीज़ों को वो हाईलाइट करती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, पोएम में स्किल्ड वर्क के बारे में कहा गया है। सेकंड है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रू। चलिए सेकंड देखते हैं। द पोइट शेयर्स द म्यूजिशियंस एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें जो बताया गया है कि पोइट कहता है कि जो म्यूजिशियन होते हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके वाद्य यंत्र जिसे वो बजाते हैं, उसके थ्रू वो एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को। हाँ, म्यूज़िक के थ्रू जो म्यूजिशियन है वो बिल्कुल अपनी जो इमोशंस होते हैं, अपनी भावनाएं होती हैं, वो शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। थर्ड है द कारपेंटर इन द पोएम आर एडमायर्ड फॉर देयर लॉजिकल वर्क। जो कारपेंटर है, बढ़ई जो होता है, वो इस पोएम में बताया गया है, वो एडमायर होता है प्रशंसा करना, सराहना। वो प्रशंसा करता है अपने लॉजिकल वर्क को। लॉजिकल कैसे? जैसे मैथमेटिकल में उसने जो एक्यूरेसी का वो यूज़ करता है, और बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी में टेबल चेयर जितना भी फर्नीचर बनाता है, ऐसा नहीं है कि फर्नीचर टेढ़ा मेढ़ा बन रहा हो, बिल्कुल उसमें जो लॉजिकल वर्क का वो यूज़ करता है, वो उस चीज़ की प्रशंसा कर रहा है। बिल्कुल ठीक है ना? तो इसमें भी आप लिखेंगे ट्रू। फोर्थ है द इलेक्ट्रीशियंस इन द पोएम आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर क्रूशियल रोल इन लाइटनिंग अप लाइव्स। जो इलेक्ट्रीशियन है पोएम में, वो रिकॉग्नाइज करता है अपने क्रूशियल रोल को, किस तरीके से पूरे जीवन को वो लाइटिंग अप करता है, कि लोगों के जीवन में उजाला लाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, इस पोएम में ऐसी बात की गई है। फिफ्थ है द पोएम पेज होमेज टू शू मेकर हु मैन्युफैक्चर क्वालिटी फुटवेयर। होमेज होता है रिस्पेक्ट करना। तो जो शू मेकर है, जूते बनाने वाला है, वो होमेज, रिस्पेक्ट करता है, श्रद्धांजलि देता है अपने फुटवेयर्स को, कि वो किस तरीके से मैन्युफैक्चर क्वालिटी फुटवेयर, कि वो कितने अच्छे, कितनी मजबूत और क्वालिटी फुटवेयर वो बनाता है। तो अपने काम को सराहता है, उसको प्रेज करता है, श्रद्धांजलि देता है, रिस्पेक्ट करता है अपने काम को। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ लिखेंगे आप ट्रू। सिक्स है द पोएम सेलिब्रेट्स द पैट्रियोटिज्म ऑफ द पीपल ऑफ भारत। तो पैट्रियोटिज्म, इसमें जो देशभक्ति की भावना है, वो इस पोएम में सेलिब्रेट नहीं की गई है। इसमें तो वोकेशन जो है, अलग अलग लोग किस तरीके के ऑक्यूपेशन है उसके बारे में बात की गई है, उसको सराहा गया है, वोकेशंस को, जॉब्स को, लेकिन पैट्रियोटिज्म की, देशभक्ति की भावना की बात इसमें नहीं की गई है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। 7 है द पोइट फील्स दैट ईच वोकेशन डिजर्व्स टू बी रेस्पेक्टेड। जो पोइट है पोएम में वो फील करता है कि हर जो वोकेशन है वो डिजर्व करता है रिस्पेक्ट की, कि उनका आदर करना चाहिए। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे ट्रू। तो एक ही फॉल्स है, 6 वाला। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस एप्रिशिएट द पोएम। फर्स्ट है राइम स्कीम एंड लिनिएशन। राइम स्कीम का मतलब होता है कि जो पोएम हमने पढ़ी उसमें राइमिंग है, लय होती है। राइमिंग का मतलब होता है लयबद्ध होना, क्या ये पोएम जो लयबद्ध है। और लिनिएशन का मतलब होता है कि पंक्तिबद्ध होना, कि पोएम को पंक्तियों में दिया गया है या नहीं। चलिए देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। डज द पोएम स्ट्रिक्टली अडेयर टू अ राइम स्कीम और इज इट इन फ्री वर्स। तो ये जो पोएम है ये किसी स्ट्रिक्टली,
राइम स्कीम को फॉलो करती है, इसमें कोई राइमिंग है या एक फ्री वर्स पोयम है, कि कोई लाइन इसमें राइम्स नहीं है, एक फ्री वर्स पोयम है, तो आपको ये बताना है। तो आंसर हम लिखेंगे द पोएम डज नॉट फॉलो अ स्टिक राइम स्कीम। जो इस पोएम में है कोई भी राइम स्कीम का फॉलो नहीं किया गया है थ्रू आउट, पूरी पोएम में। इट हैज़ सम राइमिंग कपलेट्स बट ऑल ओवरऑल फ्लोज एज फ्री वर्स। तो ये कविता में पूरे रूप से किसी भी कड़ी तुकबंदी, राइम्स होती है तुकबंदी या छंद संरचना का पालन नहीं करती है। इसमें कुछ स्थान पर कुछ तुक वाले दोहे हैं, कपलेट्स यानी कि दोहे हैं, ठीक है, वो जरूर हैं, विद इरेगुलर राइम एंड नो फिक्स्ड मीटर। कुल मिलाकर ये एक मुक्त छंद कविता है, कोई इसमें फिक्स्ड राइमिंग नहीं है, कोई फिक्स्ड मीटर नहीं है। दिस फ्री फॉर्म अलाउज द पोएट टू इंक्लूड मैनी डिफरेंट वोकेशंस विदाउट बीइंग फोर्स्ड इनटू अ रिजिड पैटर्न। इसमें जो तुकबंदी है वो अनियमित है। यह मुक्त रूप रचयिता को अनेक व्यवसायी और पेशों को शामिल करने की आज़ादी देती है। तो एक फ्री फ्रॉम पोयम है, ठीक है, ये इंक्लूड करती है डिफरेंट वोकेशंस को, अलग अलग वोकेशन को, ऑक्यूपेशन को, पेशे को, विदाउट बीइंग इनटू अ रिजिड पैटर्न। किसी कठोर एक पैटर्न होता है, रिजिड होता है कठोर पैटर्न, जैसे पुराने कोई पैटर्न चले आ रहे हैं तो उन पैटर्न्स को फॉलो नहीं करती है, सारे वोकेशंस को अपने अंदर जोड़ती है। ये एक फ्री वर्स पोयम है, ठीक है, इसमें कोई इस तरीके की पर्टिकुलर कोई राइमिंग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What is the impact of the varying length of a lines in the poem? तो इस पोएम में जो पोएम की लाइन्स है, कोई लाइन्स बहुत लंबी है, कोई छोटी है, कोई ज़्यादा लंबी है, तो वेरिंग है मतलब अलग अलग है। तो इनकी अलग अलग लाइन्स का इस पोएम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो आंसर देखो, द वेरिंग लाइन लेंथ क्रिएट अ सेंस ऑफ नेचुरल। जो इसकी अलग अलग लाइन है, विविध पंक्तियाँ हैं, विविध पंक्तियों की जो लंबाई है एक स्वाभाविक सेंस ऑफ नेचुरल, ठीक है, नेचुरल जो सेंस क्रिएट करती है। कन्वेंशनल रिदम्स मिररिंग द डाइवर्सिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट वोकेशंस डिस्क्राइब्ड। तो ये जो विविध पंक्तियों की जो लंबाई एक स्वाभाविक बातचीत जैसी लय पैदा करती है, जो वर्णित विभिन्न पेशों की विविधता और अनियमितता को दर्शाती है। तो जो अलग अलग वोकेशंस है उसकी डाइवर्सिटी को ही दिखाती है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी कि जिसको प्रिडिक्ट ना किया जा सके, मतलब उसके बारे में हम पहले से कुछ सोच नहीं सकते, वो दिखाती है। और डिस्क्राइब करती है अलग अलग वोकेशंस को। तो ये अलग अलग जो लाइन है वो अलग अलग राइम दिखाती है। इट ऑल्सो गिव्स द पोएम एन ऑर्गेनिक spontaneous feel as though the poem is genuinely hearing and celebrating each voice as it comes without planning and or restriction। तो ये कविता को एक ऑर्गेनिक स्पॉन्टेनियस फील कराते हैं, सहज महसूस भी देता है। ऐसा लगता है कि कविता वास्तव में हर आवाज़ को सुनकर उनका उत्सव यानी कि सेलिब्रेट कर रही है, बिना किसी पूर्व योजना की, विदाउट प्लानिंग और रेस्ट्रिक्शन, किसी भी सीमा के या पूर्व योजना के, ठीक है। तो ये ऐसा लगता है कि ये सारी जो आवाज़ें हैं सुनकर, ये जो पोएम है सभी वोकेशंस की आवाज़ सुनकर उसको सेलिब्रेट कर रही है बिना किसी प्लानिंग के और रेस्ट्रिक्शन के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द पैटर्न इन द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट लाइन्स ऑफ द पोएम? किस पैटर्न का यूज़ किया गया है इस पोएम के अंदर? जैसे जो लाइंस लिखी हैं तो मोस्ट ऑफ द लाइंस में किस पैटर्न या स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया, आपको ये बताना है। तो इसको देखते हैं एक बार आंसर। देखो, मोस्ट लाइंस बीइंग अ नेमिंग अ पर्टिकुलर वोकेशन, तो इसमें अलग अलग वोकेशंस का नाम दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग, जैसे एक कारपेंटर कैसे सेलिब्रेट करता है, एक इलेक्ट्रीशियन हमिंग गाना गाते हुए अपना काम करता है। द बोटमैन गैदरिंग, इस तरीके से, फॉलोड बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द वर्कर डज, हाउ दे डू इट। कि मतलब जैसे ये है, इस कविता का ये सार है कि प्रत्येक पंक्ति किसी विशेष व्यवसाय या पेशे का नाम लेकर शुरू होती है ना। सब में एक वोकेशन का नाम दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, बोटमैन है,
दे फॉलो डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द वर्कर डज, हाउ दे डू इट। तो ये जो लोग हैं ये कैसे उत्सव मना रहे हैं, किस तरीके से वो अपने काम को कर रहे हैं, डन कर रहे हैं, ये सब ये बताता है। दिस रिपीटेटिव द वोकेशन प्लस में एक्शन पैटर्न एक्स एज ए रिफ्रेन। रिफ्रेन होता है जो शब्द बार बार आता है। लाइक स्ट्रक्चर दैट बिल्ड्स अ कम्युलेटिव सेलिब्रेशन ऑफ ऑल वेकेशंस। ये बार बार दोहराए जाने वाला जो वर्ड है वोकेशन प्लस में एक्शन यानी कि पेशा प्लस में क्रिया, ये पैटर्न एक प्रकार का रिफ्रेन यानी कि बार बार आने का ये जो काम कर रहा है, धीरे धीरे सभी पेशों का सामूहिक कम्युलेटिव सामूहिक उत्सव स्तुति बनकर पाठ को जमा करता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे हर पंक्ति बाय पंक्ति, स्टेप बाय स्टेप विभिन्न वोकेशंस की आइडेंटिटी दिखाता है, पहचान दिखाता है, उनकी दिनचर्या दिखाता है, उनके योगदान की खुशी इसमें सेलिब्रेट की जाती है कि किस तरीके से वो सोसाइटी में अपना योगदान देते हैं। तो उस सब की जो सेलिब्रेटिंग है ये सब उसको शो करते हैं। इस जो पोएम है इसके स्ट्रक्चर में मेनली ये दिखाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु अपेयर्स टू बी द स्पीकर एंड व्हाट इज हर एंड हिज रोल हेयर। तो आपसे बोला आपको क्या लगता है इस पोएम का स्पीकर या पोइट कौन है। कोई हर, शी, कोई लड़की है, लड़का है, हर है, हिज है, हमें नहीं पता कि मेल है फीमेल है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या रोल है इस पोएम में। तो आंसर देखते हैं। तो द स्पीकर अपेयर्स टू बी एन ऑब्जर्वर। हमें लगता है इस पोएम को देख के जो इसमें स्पीकर है वो एक दर्शक, ऑब्जर्वर प्रतीत होता है। परहैप्स शायद अ पोइट और ए कॉमन सिटीजन ऑफ भारत। शायद कोई कवि है ये, या ये भारत का कोई कॉमन सिटीजन सामान्य व्यक्ति है। हु वॉक्स थ्रू द कंट्री, जो कि पूरे देश में घूमता है। एंड और हियर्स द साउंड ऑफ डिफरेंट वर्क्स एट देयर क्राफ्ट्स, और अलग अलग वोकेशंस की, शिल्पों की, शिल्पकारों की आवाज़ें सुनता है, उन्हें देखता है कि किस तरीके से काम किया जाता है। द स्पीकर्स रोल इज़ दैट ऑफ ए सेलिब्रेट एंड विटनेस। यहाँ पे जो इस स्पीकर का एक रोल है, उसकी जो भूमिका है वो एक सेलिब्रेट करने की है, उत्सव मनाने की है, और विटनेस है। वो विटनेस किस तरीके से है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से सारे वोकेशंस को होते हुए देखा है, उनके पीछे की उनकी रिस्पेक्ट देखी है, किस तरीके से उन्हें प्राउड फील करवाना है उस वोकेशंस की, उसने वो महसूस किया है कि इनकी कितनी ज़रूरत है हमारे सोसाइटी में। ड्रॉइंग अटेंशन टू द ब्यूटी एंड डिग्निटी ऑफ एवरी वोकेशन। उसने क्या करा है, हर पेशे की सुंदरता, हर वोकेशन की सुंदरता, ब्यूटी को दिखाया है, उनकी डिग्निटी होती है गरिमा, उनकी गरिमा की ओर सब लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। एंड डिक्लेयरिंग दैट ईच इज़ वर्थी ऑफ प्राइड एंड रिस्पेक्ट। और ये भी कहता है कि हर पेशा, हर वोकेशन कैसा है, गर्व और सम्मान के लायक है, हमें उसे प्राउड करना चाहिए कि हमें इस तरीके के हमारे सोसाइटी में लोग हैं, उनका ये वोकेशन है, और सभी वोकेशंस की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है टोन एंड मूड। इस पोएम की जो टोन है, लैंग्वेज किस तरीके की है, और पोएट का किस तरीके का मूड रहा है, वो आपको बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। नीचे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, इस वर्ड बॉक्स में से ढूंढ के आपके सुटेबल जो ब्लैंक है उसको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ वर्ड है सीरियस। सीरियस का मतलब होता है गंभीर होना। सेलिब्रेटली यानी कि उत्सव मनाना। हॉस्टाइल होता है शत्रुतापूर्ण कुछ काम करना। रेवरेंशियल होता है बहुत ज़्यादा डीपली रिस्पेक्ट करना। जॉयफुल खुशी मनाना। सिंपैथेटिक होता है सहानुभूति। ठीक है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक से यहाँ बोला है द टोन इज, पोएम की टोन कैसी है, तो टोन है रिवरेंशियल है एंड सेलिब्रेटरी है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की गई है और उत्सव सा मनाया गया है। डिपिक्टिंग अ सेंस ऑफ एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पर्सन्स। ठीक है, सेकेंड है देयर इज़ अ डैश मूड थ्रू आउट द पोएम। पूरी पोएम में जो पोइट है उसका मूड कैसा रहा है, कैप्चरिंग द वायरेंसी एंड रिचनेस कल्चर ट्रेडिशंस एंड स्किल्स। तो जॉयफुल रहा है, उसने खुशी मनाई है, हर वोकेशंस के लिए उसने एक उत्सव की बात की गई है, तो वो खुश है। तो पोएम का जो मूड है पूरा कैसा रहा है, जॉयफुल रहा है। तो यहाँ पे आप भरेंगे, ए में आ जाएगा रेवरेंशियल एंड सेलिब्रेटरी, सेकेंड में आ जाएगा जॉयफुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
इमेजरी होता है कि आपको कुछ चीज़ इमेजिन बनाना दिमाग में। फर्स्ट है सेलेक्ट एनी टू डिस्क्रिप्शंस, पोएम में से आपको 2 डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करनी है फ्रॉम द पोएम दैट इवोक विजुअल इमेजेस, जिसको पढ़ के आपके दिमाग में, आपके मन में वो पिक्चर बन जाए। तो आप कोई सी भी 2 लाइन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ करी है। फर्स्ट लाइन है द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग, जो बढ़ई है वो उत्सव मनाता है, सेलिब्रेट करता है। दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड, वो वुड से, लकड़ी से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। विथ मैथमेटिकल प्रिसीजन, मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ। इवोक द इमेज ऑफ द स्किल्ड कारपेंटर मेजरिंग एंड कटिंग वुड द केयरफुली एक्यूरेसी। तो हम इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से जो कारपेंटर है वुड लेता होगा, उसे कट करता होगा और फर्नीचर तैयार करता होगा बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। ये चीज़ हमारे दिमाग में इमेजिन हो रही है, पिक्चर सी बनती जा रही है ना। सेकेंड है द बोट मैन गैदरिंग देयर नेट्स, जो बोटमैन हैं वो इकट्ठे होते हैं, अपना जाल उठाते हैं जिसमें वो मछली पकड़ते हैं और किनारे पे पहुंचते हैं। कहाँ पे? समुद्र के किनारे जाते हैं सेलिंग पे। एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क, और जब वो काम पर जा रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, तो वो सिंगिंग, गाना गा रहे होते हैं। पेंट्स अ विविड पिक्चर ऑफ फिशरमैन हॉलिंग देयर नेट्स एंड डॉन ऑन ए सन लाइट श्योर। तो इस तरीके से अगर हम इस लाइन को पढ़ रहे हो तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन रही है कि किस तरीके से जो फिशरमैन है या बोटमैन है वो उठ रहे हैं, जाल उठा रहे हैं और नदी के किनारे जा रहे हैं, जाल फेंक रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ये इमेज है बनती जा रही है अगर हम इस लाइन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही आपको 2 लाइनें लिखनी थी जो आपके दिमाग में एक विजुअल इमेज क्रिएट करें। विजुअल होता है जिसे हम आंख बंद करके देख सकते हैं, मतलब विजुअल जो दिखाई दे। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेज। आपको नीचे 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको सुटेबल फ्रेज के साथ इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है द पोएम इंक्लूड्स ऑडिटरी इमेजरी। ऑडिटरी इमेजरी होता है कि अगर हम किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं आंख बंद करके, तो उसकी ऑडिटरी होता है जो सुनाई देता है हमें। तो अगर हमने ये लाइन पढ़ी कि जो इलेक्ट्रीशियन है वो काम करते करते गाना गा रहा है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्या गाना गा रहा है। आंख बंद करके हमारे दिमाग में वो ट्यून भी, वो इंस्ट्रूमेंट भी बज सकता है अगर हम इसको गहराई से सोचें। तो बिल्कुल कहाँ कहाँ ये बात की गई है। मेंशन द आर्टिशियंस विद ल्यूट्स, तो कौन से कारीगर हैं जो ल्यूट्स के साथ काम करते हैं, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करते हैं। तो फर्स्ट तो था इलेक्ट्रीशियन हमी, कि जो बिजली वाला है, इलेक्ट्रीशियन है, वो केबल्स और तार के साथ काम कर रहा है और हमिंग यानी कि गाना भी गुनगुना रहा है। एंड डैश एम्फेसाइजिंग द साउंड्स एसोसिएटेड विद ईच वोकेशन, और यहाँ पे आ जाएगा द डेलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, जो कुकिंग करते हुए जो शेफ़ है वो कुकिंग भी कर रहा है, उसके साथ में एक अच्छा गाना भी गा रहा है। तो उसे डर नहीं है कि वो आग पे काम कर रहा है, लेकिन उसको अपने काम में इतनी महारत हासिल है और वो अपने काम को इतने सेलिब्रेटिंग तरीके से कर रहा है कि वो उसको गुनगुना भी रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये जो एम्फेसाइज करती है, जोर देती है साउंड्स पे, एसोसिएटेड विद ईच वोकेशन, जो हर एक वोकेशन से, पेशे से, ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फ्रेज का यूज़ हुआ है। फर्स्ट है द इलेक्ट्रीशियन हमिंग, सेकेंड है द डेलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है मेटाफर। मेटाफर जैसे कि हिंदी में अलंकार होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी जो अलंकार होते हैं। तो इसमें मेटाफर क्या है? जब 2 अनरिलेटेबल चीज़ को, जैसे एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेटिव किया जाए, उसका कंपैरिजन किया जाए। जैसे अगर आप एक प्लास्टिक की बोतल का कंपैरिजन करें एक अलमीरा से, तो इनका कोई कंपैरिजन है? कुछ भी कंपैरिजन नहीं है, फिर भी आप उसको इससे तुलना कर रहे हैं। तो यही मेटाफर होता है। तो आपको नीचे एक स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है, कि इसमें मेटाफर का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम पढ़ते हैं सेंटेंस को। द मेंशन ऑफ डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक इज़ अ मेटाफर। जहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि डिलीशियस सिंगिंग ऑफ ए कुक, एक कुक की डिलीशियस सिंगिंग है, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज़ किया गया है। बिकॉज, क्योंकि इट इम्प्लाइज दैट द क्वालिटी ऑफ द सिंगिंग इज़ सो इंजॉयबल एंड प्लीजिंग दैट इट कैन बी इक्वेटेड टू द एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टिंग समथिंग डिलीशियस। तो यहाँ पे जैसे अगर हम किसी का सॉन्ग सुनते हैं, कोई हमने गाना सुना, तो गाना सुन के हम उसको इंजॉय करते हैं, है ना, इंजॉय करते हैं। प्लीजिंग होता है, कान को सुनकर, हमारे ईयर्स को सुनकर वो गाना बड़ा अच्छा लगता है, प्लीजिंग होता है।
लेकिन यहाँ पे इसको इक्वेटेड किया गया है, इसको इक्वल दिखाया गया है एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टिंग समथिंग डिलीशियस, कि कुक जो है खाना बनाता है, उसके खाने को हम टेस्ट करते हैं तो वो कैसा बना है, वो टेस्टी है, डिलीशियस है या नहीं है। तो कुक से और सिंगिंग को मैच किया गया है, जिनका आपस में कोई मैच नहीं हो सकता, फिर भी उन्हें मैच किया गया है। तो यहाँ पे मेटाफर का यूज़ किया गया है। तो ये कैसी है स्टेटमेंट, एकदम करेक्ट है। आप यहाँ लिखेंगे ट्रू। इसका आंसर आप लिखेंगे, जैसे आपने लिख दिया ट्रू, फिर लिखेंगे डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक इज़ ए मेटाफर। जो डिलीशियस सिंगिंग ऑफ कुक है ये एक मेटाफर है, क्योंकि इट कंपेयर्स द कुक्स सिंगिंग और द साउंड ऑफ कुकिंग द सीजल पैंस एंड क्लैटर्स अनस्टिल्स डू समथिंग डिलीशियस। तो जो कुक है वो बर्तनों का, पैंस का यूज़ करके कोई डिलीशियस चीज़ बनाता है जिसे हम खाते हैं। एज प्लीजिंग टू द ईयर्स एज फूड इज़ टू टेस्ट। और गाना जो हम सुनते हैं वो प्लीजिंग होता है, वो हमारे कान को अच्छा लगता है। खाना जो हम खाते हैं वो टेस्टी होता है, वो हमारी जीभ को अच्छा लगता है। इट इम्प्लाइज द कुक्स वर्क, यहाँ पे कुक के वर्क को इवन इट साउंड्स इज समथिंग टू बी सेवर्ड एंड एंजॉय। तो एक कुक के वर्क को मैच किया गया सिंगिंग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी से जोड़ देते हैं, कि मनुष्य के गुण उसमें दिखा देते हैं, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक पेन है, वो डांस करके दिखा रहा है, वो इस तरीके से लिख रहा है जैसे डांस कर रहा हो, तो क्या एक पेन डांस कर सकता है? डांस तो एक ह्यूमन कर सकता है, इंसान कर सकता है। तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी को, एक नॉन लिविंग थिंग को मनुष्य से जोड़ा गया, उसकी क्वालिटी से जोड़ा गया है, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोला है, सिलेक्ट द लाइन दैट टेल्स अस दैट द पोएट personifies vocations by attributing human like qualities to them। तो आपको इस पोएम में से कुछ लाइन्स उठानी है जो ये बताती हैं कि वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन या पर्सोनिफाइज वोकेशंस का यूज़ किया गया है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ हों। तो यहाँ पे 6 का आंसर देखो, तो ये लाइन कौन सी हो सकती है? देखो, द लाइन द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज़ द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो जो वोकेशंस की जो आवाज़ है वो उनकी आइडेंटिटी है। अब क्या वोकेशंस की या ऑक्यूपेशन की, काम की कोई आवाज़ होती है? आवाज़ तो इंसानों की होती है, लेकिन यहाँ वोकेशन को वॉइस से जोड़ा गया है। देख रहे हैं आप कि जो वोकेशंस की आवाज़ होती है वो उनकी पहचान होती है। हेयर वोकेशन इज़ गिवन अ वॉइस, यहाँ पे वोकेशन को वॉइस कहा गया कि उसकी वॉइस होती है, आवाज़ होती है। ये एक ह्यूमन क्वालिटी है। सजेस्टिंग दैट ए पर्सनस वर्क स्पीक्स फॉर हु दे आर। तो यहाँ पे बताया गया कि इंसान का जो काम है वो बोलता है कि वो क्या है। एज इफ द वोकेशन इटसेल्फ कुड टॉक। क्या वोकेशन बोल सकता है? वोकेशन तो नहीं बोलता, किसी का काम बोलता थोड़ी ना है। तो यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी से इसे जोड़ा गया, तो यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रिपीटिशन। रिपीटिशन होता है कोई वर्ड जो है पोएम में बार बार आ रहा है, कोई लाइन जो है, सेंटेंस है, वो बार बार रिपीट की जा रही है। तो यहाँ आपसे पूछा है, वाई माइट द पोएट हैव बिगिन एंड एंडेड विद द सेम लाइन। तो हमने जो पोएम देखी उसमें पोएट ने एक ही लाइन से इस पोएम को शुरू करा है और एक ही लाइन से इस पोएम को एंड भी किया है। आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरियड वोकेशंस आई हेयर। तो ये जो लाइन है उसने शुरू में भी बोली है और लास्ट में भी बोली है। तो इससे पोएम क्या, जो पोएट है वो क्या दिखाना चाहता है? तो चलिए देखते हैं एक बार इसका आंसर। द रिपीटिशन ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन क्रिएट अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो इसमें जो इस लाइन का रिपीटिशन किया गया है ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी, तो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, एक वृत्ताकार संरचना को दिखा रहा है कि जो ये वोकेशन का काम है ये जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म होता है। एक सर्कुलर है जो चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रीशियन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन है, एक के बाद एक इलेक्ट्रीशियन आता रहता है। तो ये सर्कुलर है ये काम। गिविंग द पोएम अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। तो इसमें ये जो कविता है पूर्णता और एकता का भाव देती है। इट एम्फेसाइज, ये जोर देती है, दैट द सेलिब्रेशन ऑफ वोकेशन इज ऑन गोइंग एंड ऑल encompassing it was happening before the poem began and continue after it ends। ये जो है उत्सव, मतलब जितने भी वोकेशन यहाँ पे किए जाते हैं, अलग अलग तरीके के जो वोकेशन है उसका उत्सव ये निरंतर और सर्वव्यापी है कि बार बार इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर वोकेशन को। और क्या है,
एनकम्पासिंग किया जाता है, एक सर्वव्यापी है, यानी कि निरंतर चलता है। अब एक इलेक्ट्रीशियन है या एक कोई पेंटर है, उसके बाद उसका कोई बच्चा पेंटर बन जाएगा या कोई और है, तो ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है, ठीक है। द रिपीटिशन ऑल्सो रीइंफोर्सेस द सेंट्रल मैसेज। तो ये कविता के आरंभ होने से पहले से चल रहा है, मतलब ये जो कविता है इसमें अगर हम एक बात करें इस लाइन की, तो शुरू में भी यही लाइन बोली गई है और आफ्टर एंड में भी यही लाइन बोली गई है। तो ये कविता के लिखने से पहले, शुरू होने से पहले ही ये लाइन चल रही है कि वो सुनता है कि भारत को अलग अलग वोकेशन की उत्सव मनाते हुए, है ना। तो ये रिपीटिशन किया गया है इस वर्ड को बार बार इसमें। ये जो रिपीटिशन है इसका मुख्य संदेश, इसका सेंट्रल मैसेज क्या है, ये तभी प्रबल होता है, ये तभी रीइंफोर्स करता है। द डाइवर्सिटी ऑफ वोकेशन इन भारत इज समथिंग कंसिस्टेंटली वर्थ हियरिंग, सेलिब्रेटिंग एंड ऑनरिंग। भारत में अलग अलग वोकेशनों की विविधता है, अलग अलग है, हमेशा ये सुनते हैं, मनाते हैं और इसका ये सम्मान के योग्य है कि इसे हम सुनते हैं, इन वोकेशंस को सेलिब्रेट करते हैं और ऑनरिंग, इनका हमें सम्मान करना चाहिए, सम्मान के योग्य हैं, ठीक है। इसलिए इस लाइन का बार बार रिपीट किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन क्या होते हैं? अल्ट्रेशन होते हैं कोई एक वर्ड जो है, जैसे आपके 5 वोवल्स होते हैं, वोवल्स के अकॉर्डिंग जितने वोवल्स के अलावा जितने भी आपके जो वर्ड बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कोई भी अगर वर्ड आपका पोयम में एक लाइन है, उसमें कोई वर्ड जो कॉन्सोनेंट है उससे वो लगातार कोई सेंटेंस बार बार शुरू हो रहा है, तो उसे हम अल्ट्रेशन कहते हैं, यानी कि पुनरावृत्ति, वो बार बार वो चीज़ सेंटेंस है जिससे वो शुरू हो रहा है, वो बार बार आ रही है। जैसे आइडेंटिफाई 2 एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रेशन फ्रॉम द पोएम। पोएम में से आपको 2 एग्जाम्पल लेने हैं अल्ट्रेशन के। चलिए आंसर में देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, द रिपीटिशन ऑफ द साउंड सी। तो कॉन्सोनेंट जो है रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पे सेलिब्रेटिंग में सी है, क्राफ्ट में सी है, तो इसमें जो सी साउंड है वो बार बार रिपीट हुई है, तो ये रिपीटिशन है यहाँ पे। क्राफ्ट पर्सन ईच वन सेलिब्रेटिंग, रिपीटिशन ऑफ सी साउंड। यहाँ पे भी क्राफ्ट पर्सन और सेलिब्रेटिंग, सी साउंड फिर से इसमें रिपीट हुई है। ऑल्सो कलर्स हो गया, क्राफ्ट हो गया, तो बार बार केबल्स हो गया, तो जो सी साउंड जो बार बार रिपीट हो रही है यहाँ पे हम रिपीटिशन कहेंगे। कि पोएम में से आपको जो उदाहरण लिखने थे आप 2 लिख सकते हैं, इसके अलावा और भी लिख सकते हैं। आपको देखने कहाँ पे कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो रिपीट हुई है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिंबोलाइज्म, सिंबोलाइज्म होते हैं किसी चीज़ का प्रतीक दिखाना। जैसे अगर हम बात करें वाइट कलर का नाम लेते ही तो हम कहेंगे किसका प्रतीक है, तो हम कहेंगे पीस का, शांति का प्रतीक है, तो ये सिंबलाइज किया हमने। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, ईच वोकेशन इन द पोएम सिंबलाइजेज समथिंग मोर देन जस्ट अ जॉब। तो हर एक वोकेशन है, हर एक ऑक्यूपेशन है, वो सिंबलाइज करता है कि ये जस्ट अ जॉब नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि हम घर का जो है पैसे अर्न कर ले और घर का काम काज कर ले, बल्कि इसे लोग जी रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। व्हाट डज इट सिंबलाइज, ये क्या सिंबलाइज दिखाता है, क्या प्रतीक दिखाता है कि ये सिर्फ एक जॉब नहीं है। आंसर देखेंगे, ईच वोकेशन इन द पोएम सिंबलाइजेज द आइडेंटिटी। इस पोएम में हर जो वोकेशन है वो सिंबलाइज करता है आइडेंटिटी को, पहचान को, डिग्निटी को यानी मर्यादा को, एंड कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत के, ऑफ द पीपल ऑफ भारत, भारत के जो लोग हैं उनका क्या आइडेंटिटी है, डिग्निटी है, कल्चरल हेरिटेज है, ये इसको सिंबलाइज करता है। द क्राफ्ट पर्सन्स वीविंग, जो क्राफ्ट पर्सन है वो जैसे बुनते हैं, ताना बाना बुनते हैं। द कारपेंटर्स प्रिसाइज वुड वर्क, जो बढ़ई है, बढ़ई की नाप तोल की कारीगरी इसमें दिखाई गई है। द इलेक्ट्रीशियंस केबल्स, जो एक इलेक्ट्रीशियन है किस तरीके से अपने केबल्स की तारों की समझ रखता है। द बोट्समैन नेट्स, जो नाविक का जो जाल है। एंड द कुक्स सिंगिंग ऑल सिंबलाइज द आइडिया दैट वर्क इज नॉट मियरली अ मीन्स ऑफ लिवलीहुड। जैसे रसोइयों का जो कुक है वो किस तरीके से गाने को गुनगुनाता है, ये सब दिखाते हैं कि काम सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं है, कि ये सिर्फ ये नहीं है कि हम लाइवलीहुड करें, कि अब सिर्फ अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं, जी रहे हैं, कमाने के लिए इस काम को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ हु अ पर्सन इज, what community they belong to, and what tradition they carry forward. Collectively, these vocations symbolize the rich mosaic of Indian civilization
वेयर एवरी फॉर्म ऑफ ऑनेस्ट लेबर कंट्रीब्यूट्स ऑफ द सोशल फैब्रिक। तो ये एक्सप्रेस करता है इस चीज़ को कि बल्कि ये जो व्यक्ति है उसकी आत्म अभिव्यक्ति को दिखाता है, एक्सप्रेशन करता है। पर्सन्स कम्युनिटी बिलोंग टू द ट्रेडिशन, कि वो उसकी किस तरीके की आत्म अभिव्यक्ति है। ये सभी वोकेशन हमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति कौन है, किस समुदाय से जुड़ा है, किस कम्युनिटी से वो जुड़ा है, और कौन सी परंपरा को जैसे कौन सी परंपरा को, कौन से ट्रेडिशन को वो आगे लेके जा रहा है। मिलकर ये सभी जो वोकेशन है भारतीय सभ्यता की समृद्ध विविधता को बनाते हैं। समृद्ध विविधता का मतलब है कि भारत में अलग अलग जाति के, भाषा के सब लोग रहते हैं, अलग अलग जो खान पीन है उनका सब कुछ अलग अलग है, पहनावा अलग है और सबका वोकेशन अलग है, फिर भी हम क्या है एक साथ रहते हैं। ये विविधता को दर्शाता है लेकिन यूनिटी को भी दिखाता है ना। जहाँ हर ईमानदार जो हार्ड वर्कर होता है, सामाजिक जो हमारी सोसाइटी है उसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक ऑनेस्ट जो लेबर है कंट्रीब्यूट करता है पूरे सोशल फैब्रिक में, ठीक है। तो इसलिए ये सिंबलाइज है कि जो पोयम है इसमें जो जॉब है सिर्फ वोकेशन, एक जॉब नहीं है, सिर्फ लाइवलीहुड नहीं है, ठीक है, उससे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन फर्स्ट है रीड द एग्जैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है और आंसर देना है। द शू मेकर अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क फॉर द फीट एंड द वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम। The delicious singing of the cook or the rhythm of designer mason, each celebrating what belongs to them and to none else. First question आपसे पूछा है, The poet says that the shoemaker affirm होता है डिक्लेयर करना, कोई बात बताना। The quality of their work, जो shoemaker है वो डिक्लेयर करता है अपने शूज़ की क्वालिटी को। What does affirm refers to here, आपको बताना है affirm यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है। तो टू मेक एडजस्टमेंट इन, टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस, टू लेबल द गुड्स एंड टू जस्टिफाई द एफर्ट्स। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी शूज़ की क्वालिटी के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू क्वालिटी शूज़ हेल्प विद अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के अनुसार शू की क्वालिटी की यहाँ पे क्या बात की गई है, क्या मतलब है शू की क्वालिटी, जूते की क्वालिटी के बारे में क्या दिखाना चाहते हैं। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पोइट क्वालिटी शूज़ हेल्प द फीट वॉक। कवि के अनुसार अच्छे जूते पैरों को चलने के लिए, डांस करने नाचने के लिए, रन यानी कि दौड़ने के लिए, जंप कूदने के लिए, एंड रिटर्न होम घर वापस आने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। दिस सजेस्ट दैट गुड फुटवेयर सपोर्ट्स टू ऑल ह्यूमन मूवमेंट एंड एक्टिविटी। ये इसका अर्थ ये है कि अच्छे जूते जो है हर तरह की गतिविधि, एक्टिविटी और मूवमेंट दोनों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। फ्रॉम द वॉकिंग टू द जॉयफुल डांसिंग एंड एनर्जेटिक रनिंग एंड कंफर्टिंग रिटर्निंग होम, द शू मेकर थस सपोर्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड जर्नी। तो साधारण चलने से लेकर और खुश होकर नाचने तक और एनर्जेटिक दौड़ने तक, वापस घर आने तक, कंफर्टिंग आरामदेह और सुरक्षित रूप से घर आने के लिए तो ये जूते हैं उसको डिक्लेयर करते हैं, उसका साथ देते हैं क्वालिटी की। इसलिए जो शू मेकर है वो हर मनुष्य की जीवन और यात्रा के हर पहलू में उसका साथ देने की यहाँ पे बात करता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज रिटर्न होम। रिटर्न होम यानी कि घर वापस आना सिंबलाइज बिसाइड्स द लिटरल एक्ट ऑफ रिटर्निंग। सिंबलाइज का यहाँ पे क्या मीनिंग है, मतलब रिटर्न होम का क्या सिंबलाइज करता है कि बार बार जो इसमें शू मेकर था उसमें ये लाइन आई थी कि जो इंसान है वो बाहर जाता है फिर घर वापस भी आता है, तो ये क्या सिंबलाइज करता है, ये क्यों, क्या प्रतीक है इसका, तो आपको ये बताना है। तो थर्ड का आंसर देखते हैं। रिटर्न होम यानी कि घर लौटना, घर वापसी, सिंबलाइज द सेफ्टी, कंप्लीशन एंड बिलोंगिंग। तो घर वापस जो लौटना होता है वो दिखाता है कि सेफ्टी को, सुरक्षा को, पूर्णता को और अपनत्व की भावना को ही दिखाता है, उसका प्रतीक है। बियॉन्ड द लिटरल एक्ट ऑफ कमिंग बैक टू वंस हाउस, इट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द जर्नी। तो ये दिखाता है ये केवल घर आने की बात नहीं है बल्कि ये दिखाता है कि अब एंड ऑफ द जर्नी, जो यात्रा थी वो ख़त्म हो गई है,
द फीलिंग ऑफ बीइंग ग्राउंडेड एंड द एबिलिटी टू फाइंड वंस वे बैक टू वंस रूट्स एंड लव्ड वंस। तो ये दिखाता है कि यात्रा का अंत ही नहीं हुआ, बल्कि ज़मीन से जुड़ने का एहसास भी दिखाता है कि हम घर वापस आ रहे हैं, अपनों से, अपने प्रियजनों से फिर से मिलने के लिए हम जो भी है घर से काम करने जाते हैं, फिर से अपनत्व की भावना के कारण हम प्रियजनों के दोबारा पास आते हैं मिलने के। तो ये सब दिखाता है। इट सजेस्ट्स दैट क्वालिटी इश्यूज बाय एक्सटेंशन स्किल वर्क सपोर्ट नॉट जस्ट फिजिकल ट्रैवल बट द एंटायर ह्यूमन जर्नी थ्रू लाइफ। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि ये शारीरिक यात्रा का ही साथ नहीं देते, बल्कि जीवन की पूरी यात्रा को संभालते भी और सहारा भी देते हैं। ठीक है, तो ये जूते इसका अर्थ ये है कि अच्छे जूते इसी तरह एक निपुण कारीगरी स्किल्ड वर्क को ही दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट टेल्स अस दैट एवरी वर्कर्स कंट्रीब्यूशन इन डिस्टिंक्ट। तो इस फ्रेज में क्या कहा गया था कि जो हर मनुष्य है, एवरी वर्कर कंट्रीब्यूशन इन डिस्ट्रिक्ट, किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देता है अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो आंसर देखो, द फ्रेज ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू दैम एंड टू नन एज दिस टेल अस दैट एवरी वर्कर हैज़ ए यूनिक स्किल। तो ये जो लाइन है, द फ्रेज ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू दैम एंड टू नन एज, तो ये हमें बताता है कि हर मनुष्य के पास एक यूनिक अनोखी स्किल है। ठीक है, एक अनूठा कौशल है। एंड कंट्रीब्यूशन दैट इज एंटायरली देयर आर, और वो अपना योगदान भी देता है। नो टू वेकेशंस आर द सेम, जो भी दो पेशे हैं, दो वोकेशंस है, दो ऑक्यूपेशन है, वो कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। ईच पर्सनस क्राफ्ट इज देयर आवन स्पेशल गिफ्ट टू द वर्ल्ड। हर मनुष्य के पास जो उसका हुनर है वो केवल उसका है, और संसार के लिए वो एक विशेष गिफ्ट की तरह है, विशेष उपहार की तरह है सबके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल वर्ड फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम रेफर्स टू। तो ये क्या रेफर करता है? ये रेफर करता है इंपॉर्टेंस ऑफ द शूज, कि शूज की कितनी इंपॉर्टेंस है। नाउ सेकेंड है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, Why does the poet say I hear Bharat celebrating the varied vocation I hear? यहाँ पे जो पोएट है जिसने पोएम लिखी है वो बार बार ये लाइन कह रहा है, I hear Bharat celebrating the varied vocations I hear, कि मैं सुनता हूँ कि जो भारत है अलग अलग ऑक्यूपेशन, अलग अलग वोकेशंस को सेलिब्रेट करता है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो आंसर देखते हैं। The poet uses this line to celebrate the diverse workforce of India. ये जो पंक्ति है भारत के अलग अलग कामकाजी लोगों का उत्सव मनाती है कि किस तरीके से लोग अलग अलग कामों में जुड़े हुए हैं। Hearing Bharat suggests that the nation is alive with the sounds and voices of countless workers, each contributing their unique skill. ये जो सुनती है कि मैं सुनता हूँ जो भारत है अलग अलग वोकेशन का, कारीगरों का, कामगारों का, किसानों का, व्यापारों का, अनगिनत आवाज़ों का जो है कंट्रीब्यूट यूनिक स्किल, उनकी जो यूनिक स्किल है उसमें कंट्रीब्यूट करती है, ऐसा मुझे सुनाई देता है। द पोइट इज ड्रॉइंग अटेंशन टू द फैक्ट दैट भारत आएगा यहाँ पे, टी लगा लेना। भारत ग्रेटनेस लाइज नॉट जस्ट इन इट्स मॉन्यूमेंट्स और रूल्स बट इन द डेली डिग्निफाइड लेबर ऑफ इट्स क्राफ्ट पर्सन्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिशियंस। तो जो इसमें पॉइंट है ये कहना चाहता है कि भारत की महानता सिर्फ स्मारकों या नियमों में नहीं है, बल्कि जो हर रोज के जो रोज़मर्रा की मेहनत है जो लोग कर रहे हैं, डिग्निफाइड लेबर जो कर रहे हैं, इसमें निहित है। ऐसा नहीं है सिर्फ जो महानता है मोन्यूमेंट्स में है, रूल्स में है, तो ये नहीं है कि लोग अलग अलग कामों में भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी इन लोगों की जो अपने देश की है वो महानता है। By hearing these voices, the poet honors them, declaring that they are the true song of the nation. इन आवाज़ों को सुनकर कवि उनका सम्मान करता है और घोषित करता है कि यही देश का सच्चा गीत है। साउंड ऑफ नेशन, सॉन्ग ऑफ नेशन, यही जो देश है पूरे देश का, यही सच्चा एक क्या है, सॉन्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Why does the electrician humming while getting ready for work suggest? जो इलेक्ट्रीशियन है वो हमिंग यानी कि काम करते समय
गुनगुनाते हैं, ऐसा क्यों लिखा है, क्या सजेस्ट होता है इससे? द इलेक्ट्रिशियन हमिंग वाइल प्रिपेयरिंग फॉर वर्क सजेस्ट कंटेंटमेंट, फोकस एंड प्राइड इन देयर लेबर। जो इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन का काम के लिए गुनगुनाना यह दिखाता है, ये दर्शाता है कि वह संतुष्ट है और फोकस है, केंद्रित है अपने काम के लिए, अपने काम पे वो प्राउड फील करता है, उसे गर्व महसूस होता है। हमिंग is associated with someone who is at ease and absorbed in what they are doing। जो हमिंग है, गुनगुनाना है, उस व्यक्ति का ये संकेत है कि वो आराम से अपने कार्य में पूरी तरीके से डूबा हुआ है, उसको और कोई ज़रूरत नहीं है, उसका और कहीं ध्यान नहीं है, अपने काम में वो पूरे उत्सव की तरह अपने काम को वो कर रहा है। इट सजेस्ट दैट द इलेक्ट्रिशियन फाइंड्स जॉय एंड पर्पस इन देयर वर्क। They are not merely going through the motions but are genuinely engaged। ये भी बताता है कि जो इलेक्ट्रिशियन है अपने काम में आनंद और उद्देश्य पाता है, कि उसे एक उद्देश्य मिलता है, एक पर्पस मिलता है उसे अपने काम करने के। वह केवल काम ही नहीं कर रहा बल्कि सचमुच उसमें आनंद ले रहा है, रुचि ले रहा है। It also gives the electrician a personality, making them a living ब्रीथिंग पर्सन रादर देन अ नेमलेस वर्कर। यह उससे एक व्यक्तित्व को भी जोड़ता है, क्योंकि अब उसको हम उसके नाम से नहीं, एक इलेक्ट्रिशियन से जानते हैं, है ना, तो ये उसके व्यक्तित्व से भी जोड़ता है, उसे एक नामहीन कारीगर के बजाय एक जीवंत और एक ब्रीथिंग पर्सन, सांस लेने वाला पर्सन से बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो यहाँ पे एक लाइन बोली गई है कि जो वॉइस है हर वोकेशन की, वो उनकी आइडेंटिटी है, उनकी पहचान है। तो ये क्या सिग्निफिकेंस करती है ये लाइन? थर्ड का आंसर देखो। दिस लाइन इज द फिलोसफिकल हार्ट ऑफ द पोएम। ये जो लाइन है कविता का एक केंद्रित है, दार्शनिक केंद्रित है। It states that what a person does for their livelihood is inseparable from who they are। ये जो पंक्ति है इसका अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति की जीविका उसके अस्तित्व से अलग नहीं की जा सकती, कि जो व्यक्ति जो काम को कर रहा है वो उसकी अस्तित्व से जुड़ा हुआ है पूरे, क्योंकि वो पूरी जिंदगी भर बिल्कुल जब तक उसको मर नहीं जाता तब तक उसी काम में लगा रहता है। A potter is not merely someone who makes pots, पोट्री इज देयर आइडेंटिटी, देयर हिस्ट्री, देयर प्राइड। एक जो मिट्टी बनाने वाला कुम्हार है वो बर्तन बनाता है, मिट्टी और चाक उसकी एक पहचान है, उसकी विरासत है, उसका प्राइड है, उसका गर्व है। अ बोटमैन इज नॉट जस्ट समवन हु सेल्स, द सी एंड द नेट्स आर पार्ट ऑफ हिज वेरी बीइंग। अब एक नाविक है वो सिर्फ नौका ही नहीं चलाता, सिर्फ नाव ही नहीं चलाता, समुद्र और जाल उसके होने का हिस्सा है, पार्ट ऑफ बीइंग। समुद्र और जाल उससे जुड़े हुए हैं। अगर आप एक नाविक की बात करें, एक बोटमैन की बात करें, तो आपके दिमाग में एक जाल आ जाएगा, किस तरीके से वो मछली पकड़ता है, समुद्र किनारे नाव लेके जाता है, सारा जो चीज़ें उससे जुड़ जाती हैं। द लाइन सजेस्ट दैट vocations are not just economic activities, they are expression of culture, heritage, personal identity। तो वोकेशन जो है, काम है, वो सिर्फ आर्थिक गतिविधि नहीं है, ये संस्कृति भी है, परंपरा भी है, एक व्यक्ति की आइडेंटिटी को भी दर्शाता है। इट इज़ कॉल्ड टू रिस्पेक्ट एवरी वर्कर बिकॉज इट डिसमिसिंग देयर वर्क वी डिसमिस देयर आइडेंटिटी। तो ये व्यक्ति की पहचान भी दिखाता है, इसलिए हर व्यक्ति का, हर कामकाजी व्यक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसके काम को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। उसकी पहचान अगर हम उसको डिसमिस करते हैं, उसके काम को नहीं देखते हैं, नहीं उसको प्राउड फील करवाते हैं, तो ये एक तरीके से हम उसकी आइडेंटिटी को भी खोते हैं, ठीक है, और जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डू यू थिंक द रोल ऑफ all the people belonging to different vocation is important in our daily lives। तो आप क्या सोचते हैं, जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वोकेशन में जुड़े हुए हैं, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में? सपोर्ट योर आंसर विद अ रीज़न। आपको आंसर लिखना है एक रीज़न के साथ, कारण के साथ। तो येस, एब्सोल्युटली एवरी वोकेशन मेंशन इन द पोएम एंड काउंटलेस अदर्स प्लेज एन एसेंशियल रोल इन सस्टेनिंग आवर डेली लाइफ। तो ये जो कविता है इसमें हर वोकेशन के बारे में बताया गया है,
अन्य पे इसमें वोकेशन भी है। हमारे पूरे दैनिक जीवन को बनाए रखने के लिए ये एक महत्वपूर्ण असेंशियल रोल को निभाते हैं। द फार्मर ग्रोज द फूड वी ईट। एक किसान है जो ग्रो करता है जो जिससे हम खाते हैं। ठीक है, अगर किसान नहीं उगाएगा तो हम खा ही नहीं पाएंगे। अगर वो खेती नहीं करेगा तो हमें खाना कैसे मिलेगा। द कारपेंटर बिल्ड्स द फर्नीचर वी यूज़। एक कारपेंटर है, बड़ा ये फर्नीचर बनाते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। द इलेक्ट्रीशियन प्रोवाइड्स द पावर दैट लाइट्स आवर होम। एक इलेक्ट्रीशियन है, बिजली मिस्त्री है, वो बिजली देता है जिससे हमारा घर रोशन होता है। द बोटमैन सप्लाइज फिश। एक नाविक है जो मछलियाँ देता है। द कुक नरिशेज अस। एक रसोइया है जो हमें पोषण देता है। द शू मेकर इंश्योर वी कैन वॉक कम्फर्टेबली। एक शू मेकर है जो आरामदायक चलने के लिए हमें जूते बना के देता है। विदाउट एनी वन दीज वर्कर्स आवर डेली लाइफ्स वुड बी इनकम्प्लीट। इन सब के बिना हमारे जो दैनिक जीवन है वो अधूरा रह जाएगा, इनकम्प्लीट रहेगा। मोर ओवर ईच वोकेशन प्रिजर्व अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशन। तो इसके अलावा हर पेशा हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी परंपराओं का एक हिस्सा है। When we honor and support these vocations, we are supporting the very foundation of our civilized existence. और अगर हम इनको सम्मान करते हैं, हर पेशे को, हर वोकेशन को समर्थन करते हैं, तो हम अपने सभ्य समाज की एक नींव को समर्थन करते हैं, है ना। क्योंकि इन्हीं सब से जुड़कर हमारी सोसाइटी बनी है, इनके बिना हमारी सोसाइटी चल नहीं सकती। तो अगर हम इनको सपोर्ट करते हैं तो हम एक पूरी सोसाइटी को ही सपोर्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Why is the poet celebrating all vocations in the poem? तो पोएट ने हर वोकेशन को इस पोएम में सेलिब्रेटिंग क्यों किया है। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर कॉन्टेक्स्ट। अपने कॉन्टेक्स्ट में आपको एग्जाम्पल देके इसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर हम लिखेंगे, द पोएट सेलिब्रेट ऑल वोकेशन टू चैलेंज द कॉमन टेंडेंसी टू रैंक प्रोफेशंस टू कंसीडर सम रिस्पेक्टेबल एंड अदर्स ऑर्डिनरी। कवि ने यहाँ पे सभी प्रकार के वोकेशन का उत्सव मनाकर उनकी सामान्य प्रवृत्ति को चुनौती दी है, जो कुछ व्यवसाय को सम्मानजनक और दूसरों को साधारण मान लेती है। बाय प्लेसिंग द आर्टिशियन, द इलेक्ट्रीशियन, द बोटमैन, द कुक एंड द शू मेकर साइड बाय साइड इन द सेम पोएम, द पोएट डिक्लेयर्स दैट ऑल ऑनेस्ट वर्क इज इक्वली वर्थी ऑफ सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे जो इसमें पोएट ने कहा है कि कारीगर हो गया, बिजली मिस्त्री हो गया, एक बोटमैन हो गया, कुक हो गया, जूते बनाने वाला हो गया, इन सबको एक साथ रखकर कवि ये बताता है कि ईमानदार मेहनत का हर स्वरूप समान रूप से सम्मानीय है और सराहनीय है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, सभी काम एक बराबर है। आवर ऑन कॉन्टेक्स्ट वी सी दिस एवरी डे। द धोबी वाला हु रिटर्न्स आवर क्लीन क्लोथ्स एंड ऑटो ड्राइवर हु गेट अस स्कूल सेफली। अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि हम देखते हैं हमारे रोज़मर्रा में एक धोबी वाला जो कपड़े धोता है, वो हमारे कपड़े साफ करके हमें वापस करता है। एक ऑटो ड्राइवर हो गया जो हमें सेफली सुरक्षित रूप से स्कूल पहुंचाता है। एक वेजिटेबल वेंडर हो गया हु इंश्योर आवर किचन्स आर स्टॉक। एक जो सब्जी बेचने वाला हो गया वो इंश्योर करता है कि हमारी जो सब्जियां रसोई में भरी रहे। All of these peoples make our lives possible. The poet wants us to be see the grace and dignity in every form of labor. इन सभी लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी चलती है। तो इसमें जो पोएट है वो चाहता है कि हम हर श्रम को, हर मेहनत की गरिमा और सुंदरता देखें और हर काम को रिस्पेक्ट करें, आदर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज द पोएट यूज सेंसरी इमेजरी टू ब्रिंग आउट द ब्यूटी ऑफ एवरीडे वर्क। तो इस पोएम में पोएट ने किस तरीके से ब्यूटी ऑफ एवरीडे वर्क, हर रोज के रोजमर्रा के काम की सुंदरता को दिखाने के लिए सेंसरी इमेजरी का कैसे यूज करा है, आपको वो बताना है। तो द पोएट यूजेस ऑल ऑफ दीज सेंस टू मेक द वोकेशन विविड एंड अलाइव। कवि ने इन व्यवसायों को जीवंत और सजीव दिखाने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग किया है। विजुअल इमेजरी हो गया, क्राफ्ट पर्सन्स वूवन विद कलर्स एंड मेरियाड ह्यूज। एक क्राफ्ट पर्सन जो है, जो दृश्यात्मक कला यहाँ पे दिखाई गई है, क्राफ्ट पर्सन सभी रंगों और अनगिनत शेड्स में अपनी चीज़ों को बुनता है। वी सी द ब्राइट थ्रेड्स ऑन अ लूम। हम देखते हैं अलग अलग चमकीले कलरों को, धागों को बुनते हुए
ऑडिटरी इमेजिनरी यहाँ है आर्टिशंस विद ल्यूट्स हेलिंग द वेरिड इमोशंस, इलेक्ट्रिशियंस हमिंग, बोटमैन सिंगिंग, डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, वी हियर द साउंड्स ऑफ लेबर। तो हम यहाँ पे जब बात करते हैं ऑडिटरी इमेजरी की, श्रवणात्मक कल्पना की, तो यहाँ पे जो एक ल्यूट स्विमिंग आर्टिशन है वो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे कि बहुत अलग अलग भाव जगते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन है जो अपने काम को गुनगुनाते करता है। एक नाव चलाने वाला है, वो भी अपने काम को हमिंग करते हुए, सॉन्ग को गाते हुए करता है। एक रसोइया है जो एक लजीज गाना यानी कि बहुत अच्छा खाना बनाते हुए वो गाना गा रहा है। तो हम ये सभी वोकेशंस की आवाज़ को सुनते हैं। टेक्टाइल इमेजिनरी क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विथ मैथमेटिकल प्रिसाइज। और अगर हम टेक्टाइल इमेजिनरी की स्पर्शात्मक कल्पना की बात करें तो एक लकड़ी से काम करने वाला कितनी मैथमेटिकल प्रीसीजन यानी कि एक्यूरेसी के साथ लकड़ी से चीज़ें बना लेता है, कुछ भी बना लेता है। वी फील द एक्सटेंशन ऑफ द कारपेंटर्स हैंड्स। तो हम बढ़ई के हाथों की नाप तोल और उसकी कड़ी मेहनत को महसूस कर लेते हैं। टेस्ट और स्मेल इमेजिनरी डेलिशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, मेटाफोरिकली इवोक द एरोमा एंड टेस्ट ऑफ गुड फूड। अब यहाँ पे जो स्वाद की कल्पना बात की गई है कि रसोई कैसे लजीज गाना, तो यहाँ पे एक मेटाफोरिकल रूपक रूप में दिखाया गया है कि स्वाद और खुशबू को जगाता है। कि अगर वो एक डिलीशियस गाना, यहाँ पे ये लिखा है कि वो गाना गाते हुए अपना डिलीशियस खाना बना रहा है। By engaging multiple senses, the poet makes every vocation feel immediate, beautiful and worthy of celebration. तो यहाँ पे सारी इंद्रियों को जोड़कर कवि हर पेशे, हर वोकेशन की सुंदरता को सेलिब्रेट करने के योग्य बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है vocabulary in context. First है people of different vocations are being described in the poem. Match the vocations given in the box below with the description that follow. नीचे आपको बॉक्स में कुछ वोकेशंस के नाम दिए हुए हैं, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको ये फिल करने हैं। फर्स्ट है पर्सन हु स्टडी एंड ग्रोज गार्डन प्लांट्स। एक पर्सन है जो गार्डन में प्लांट्स वगैरह ग्रो करता है, उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। सेकेंड है अ ट्रेन फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। एक हेल्थ वर्कर है जो फीमेल कम्युनिटी में है, ट्रेन वर्कर, जिसे हम कहते हैं आशा वर्कर। ठीक है, सेकेंड में आप लिखेंगे ये, फर्स्ट में हॉर्टिकल्चर। थर्ड है अ प्रोड्यूसर ऑफ रो सिल्क। रो सिल्क जो काम करते हैं उसे हम कहते हैं सेरिकल्चरिस्ट। थर्ड पे आप ये लिखेंगे। फोर्थ है पर्सन हुज जॉब इज मेकिंग और सेलिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। एक पर्सन है जिसकी जॉब है, सेल करता है वो स्वीट्स एंड चॉकलेट, उसे कहते हैं हम कन्फेक्शनर। फोर्थ पे आ गया आपका कन्फेक्शनर। फिफ्थ है मेटल वर्कर हु सप्लाइज इन वर्किंग विद अ प्रीशियस मेटल। एक मेटल वर्कर है जो मेटल का काम करता है, चाहे गोल्ड से चीज़ें बनाता हो, ज्वेलरी वगैरह बनाता हो, उसे हम कहते हैं गोल्ड स्मिथ। फिफ्थ पे आ जाएगा आपका गोल्ड स्मिथ। फिर ए पर्सन हु फ्यूजेस मटेरियल टुगेदर, जैसे लोहे की दो चीज़ों को आपस में वेल्डिंग करके, यहाँ पिक्चर भी दिखाई गई है, उसे जोड़ता है, उसे हम कहते हैं वेल्डर। यहाँ सिक्स्थ में आप लिखेंगे वेल्डर। नेक्स्ट है डिड यू नो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये है आशा, अभी हमने पढ़ा था ना सेकंड में आशा वर्कर। तो यानी कि ए से हो गया एक्रीडेटेड, एस से सोशल, एच से हेल्थ, ए से हो गया एक्टिविस्ट। इज अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एम्प्लॉयड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में काम करते हैं। एंड फैमिली वेलफेयर एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कोई पार्ट है NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द कॉलम 2 दैट इज नॉट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम 1। तो कॉलम 1 में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कॉलम 2 में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इनका मीनिंग नहीं है। सबसे पहले है मैरियार्ड। मैरियार्ड का मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा, अनगिनत। तो इनन्यूमरेबल भी अनगिनत होता है, न्यूमरस भी अनगिनत, एविडेंट भी अनगिनत, लेकिन काउंटेबल तो वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा काउंटेबल, क्योंकि नोट बताना है कौन सा इनका मीनिंग नहीं है। सेकंड है ह्यूज। ह्यूज होगा आपका ड्राइंग। ठीक है। प्रिसीजन यानी कि एक्यूरेसी, तो एक्सटेंशन भी है, एक्यूरेसी भी। कैलकुलेशन यानी कि कैलकुलेट करना, इसका मीनिंग नहीं है। वेरियार्ड यूनिफॉर्म। डेलिशियस यहाँ हो जाएगा इनएडिबल,
एडिबल होता है खाने योग्य चीज़ें, इनएडिबल जिनको खाया नहीं जा सकता। तो डेलीशियस में माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आना, टेस्टी फ्लेवरफुल, तो आंसर हो जाएगा आपका इनएडिबल। नेक्स्ट है लिसन एंड रिस्पॉन्ड। यू विल लिसन टू टू फ्रेंड्स, अ बॉय गर्ल, डिस्कसिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। आपको दो यहाँ पे स्टूडेंट फ्रेंड्स दिए हुए हैं, एक गर्ल है एक बॉय है, जो कि अपने पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन को डिस्कस कर रहे हैं। एज यू लिसन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 वर्ड्स। आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, फिर नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनका आंसर आपको 2 या 3 वर्ड्स में ही देना है। ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज नंबर 262। तो पहले पेज नंबर 262 पे हम ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर करेंगे। ओके, तो ये ट्रांसक्रिप्ट है, इसे हम पढ़ लेते हैं। पहले है बॉय कहता है हेलो अरुणा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। हेलो अरुणा, तुम कहाँ से आ रही हो। तो गर्ल कहती है ओ आई एम जस्ट ऑन माई वे बैक फ्रॉम द फैक्ट्री, कि मैं फैक्ट्री से आ रही हूँ। आई हैड गोन टू ड्रॉप माई मदर्स लंच बॉक्स, मैं अपनी मम्मी का लंच बॉक्स देने गई थी। इट इज़ वेकेशन टाइम फॉर मी, अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, वेकेशन है। एंड आई वॉन्ट हर टू हैव वार्म फूड, इसलिए मैं अपनी मम्मी को चाहती हूँ कि वो गर्म खाना खाएं। दैट्स द रीज़न आई पैक इट फ्रेश एंड टेक इट हर दीज डेज, इसलिए मैं जो फ्रेश खाना है पैक करके उनको इन दिनों देने जाती हूँ। बॉय कहता है दैट्स हार्ट वार्मिंग, वट डज योर मदर्स डू इन द फैक्ट्री। तो बहुत अच्छी है, हार्ट वार्मिंग है, मतलब ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा, पर तुम्हारी मम्मी फैक्ट्री में क्या करती है। तो गर्ल कहती है द फैक्ट्री इज़ एन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड शी इज़ द लाइन सुपरवाइज़र, कि मेरी मम्मी एक ऑटोमोबाइल कंपनी में वहाँ पे जो है जो ऑटोमोबाइल कंपनी होती है जहाँ पे जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनके पार्ट्स बनते हैं, तो वहाँ पे उनके पार्ट्स बनते हैं, वहाँ पे मेरी मम्मी सुपरवाइज़र है। शी चेक्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द क्वालिटी ऑफ द पार्ट्स एट द लेवल। तो वो चेक करती हैं कि वहाँ पे जो काम है, जो फंक्शनिंग है वो ठीक से हो, और जो चीज़ बनाई जा रही है उसका जो प्रोसेस है और जो क्वालिटी ऑफ पार्ट्स है वो अच्छे रहें, तो उनकी वो चेकिंग करती हैं। बॉय कहता है वो दैट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनके ऊपर तो कितना जिम्मेदारी का काम है। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज माई फादर इज़ एन ऑटोमोबाइल मैकेनिक, मैं इस बात को समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे फादर भी एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक है। द सुपरवाइजर एट हिज द वर्कशॉप ऑल्सो हैज़ डू ऑल दैट, उनके वहाँ पे भी वर्कशॉप में जो सुपरवाइजर है वो भी यही काम करते हैं। गर्ल कहती है अन ऑटोमोबाइल मैकेनिकल, अच्छा तो ऑटोमोबाइल मैकेनिक है, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। नाउ वंडर यू वर सो गुड विद मैकेनिकल डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग द साइंस एग्जीबिशन। अच्छा, इसलिए जब साइंस की एग्जीबिशन होती है तो वहाँ पे तुम बहुत अच्छे मैकेनिकल डेमोन्स्ट्रेशन देते हो, इसी कारण। आई कैन आइडेंटिफाई द स्मॉलर पार्ट्स एट माई मदर्स फैक्ट्री बट आई एम क्लूनेस अबाउट देयर एप्लीकेशन। मैं जो मेरी मम्मी ऑटोमोबाइल में काम करती है तो मैं वहाँ पे जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको मैं जानती तो हूँ, पहचानती हूँ, लेकिन अबाउट देयर एप्लीकेशन, लेकिन वो क्या काम करते हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या है, मुझे वो नहीं पता। बॉय कहता है हंसकर फादर लेट्स मी गो थ्रू हिज टूल किट ओवर द वीकेंड्स इफ़ आई वॉन्ट टू डू। तो वो कहता है कि जब वीकेंड होता है, मतलब हफ्ते का लास्ट वाला दिन होता है, तो मेरे पापा से जब भी मैं चाहता हूँ तो उनकी टूल किट, सामान की जो किट है वो मंगवा लेता हूँ। आई ऑफन यूज टॉय कार्स टू डिस्कस डिटेल एंड यूजेस विद हिम। मैं अक्सर टॉय कार का यूज़ करता हूँ उस डिटेल्स को जानने के लिए। टॉय कार का यूज़ करता हूँ क्योंकि ऑटोमोबाइल में भी जो कार वगैरह होती है उनके पार्ट्स बनते हैं, तो ये बच्चा टॉय कार से सीखता है। गर्ल कहती है वंडरफुल आई हैड लव टू ज्वाइन इन नेक्स्ट टाइम, कि मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी तुम्हारे साथ नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करना चाहती हूँ। बॉय कहता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, यू आर वेलकम, ठीक है कर लेना। अब देखते हैं, अब जो क्वेश्चन आपसे पूछे थे ना उनके आंसर करते हैं। चलिए, ये थी आपकी ट्रांसक्रिप्ट के बाद अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाई व्हाट डज द बॉय यूज टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ द टूल्स। तो टूल्स की डिटेल्स को समझने के लिए बॉय क्या यूज़ करता था, तो वो यूज़ करता था टॉय कार। सेकेंड है यू विल लिसन टू द गर्ल एंड बॉय वंस अगेन एज यू लिसन आंसर द क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए, इसमें करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है द गर्ल इज डैश अबाउट टॉकिंग फूड फॉर हर मदर एट द फैक्ट्री, हैप्पी, बूस्टफुल एंड श्योर, आंसर हो जाएगा आपका हैप्पी। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन द बॉय थिंक्स दैट द जॉब ऑफ द गर्ल्स मदर कैरीज अ लॉट ऑफ डैश, यहाँ आ जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थर्ड है द गर्ल डैश वाई द बॉय इज गुड एट साइंस एग्जीबिशन, ये रियलाइजेस, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। फोर्थ है द गर्ल शेयर्स हर डैश अबाउट ज्वाइनिंग द वीकेंड
डिस्कशन ऑन टूल्स, यहाँ आ जाएगा विश। चलिए अब है आपकी स्पीकिंग एक्टिविटी। द पोइट स्पीक्स ऑफ सेवरल ऑक्यूपेशंस इन द पोएम, क्रिएट ग्रुप्स ऑफ 5। तो इस पोएम में पोएट ने बहुत सारे ऑक्यूपेशंस के बारे में बात की है। अब आपको ये 5 का ग्रुप बनाना है। अलॉट द रोल ऑफ एनी 5 वोकेशन, जिसमें कोई से भी आपको 5 वोकेशन लेने हैं। ऑक्यूपेशन मतलब किसी का भी जो काम करते हैं उनमें से कोई 5 लेने हैं। कोई आप कारपेंटर ले सकते हैं, पेंटर ले सकते हैं, पोर्टर ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, उसमें से आपको चूज करना है। दैट द पोएट टॉक्स अबाउट, ईच स्टूडेंट इन ग्रुप विल रिप्रेजेंट 1 वोकेशन। हर बच्चा एक एक वोकेशन के बारे में बताएगा, जैसे उसको बताना है उसमें। ईच स्टूडेंट स्पीक फॉर 1-2 मिनट, 1 से या 2 मिनट तक आपको उसके बारे में बोलना है। अबाउट देयर वोकेशन, जो भी वोकेशन आपने चूज करा उसके बारे में आपको बताना है। हु दे आर, व्हाट दे डू, क्यों मतलब आप उसमें कैसा कौन सा वोकेशन है, आप उसे कैसे करते हैं। वेयर दे वर्क, कहाँ पे काम किया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दे हैव एट वर्क, जब आप काम करते हो तो किस टाइप का एक्सपीरियंस रहता है उस वोकेशन में। व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस एंड ए मैसेज फॉर ऑल, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है उस वोकेशन को करने में और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सभी को। तो सभी बच्चे जिसने जो वोकेशन चूज करा उसके बारे में बताएगा। तो आप कोई सा भी अपनी पसंद का कोई भी वोकेशन ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है आपने क्यों चूज करा है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, कहाँ पे काम किया जाता है, किस तरीके से वो हैंडल किया जाता है जॉब, और क्या प्रॉब्लम आती है इस जॉब को करते समय, आपके क्या एक्सपीरियंस रहते हैं इस जॉब में, और फिर और सबको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप क्लास में करेंगे। नेक्स्ट है राइटिंग टास्क। योर स्कूल विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ करियर मेला, आप स्कूल में करियर मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इन विच स्टूडेंट आर टू बी मेड फेमिलियर विद द डिफरेंट करियर ऑप्शंस, यहाँ पे स्टूडेंट को बताए जाएंगे कि आप क्या, अगर आप अपना करियर चूज करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। कंप्लीट द पोस्टर फॉर द इवेंट गिवन बिलो, तो आपको यहाँ पे पोस्टर बनाना सिखाया गया है। जैसे सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर, कि जो भी इवेंट बनाया जा रहा है मतलब करा जाएगा इवेंट, वो कौन सी जगह पे किया जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ABC पब्लिक स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। इवेंट होगा, अनाउंसमेंट्स होगी, जैसे पर्पज इफ एनी, तो यहाँ पे करियर मेला आ रहेगा। यहाँ पे करियर मेला जो है इवेंट किया जा रहा है। टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द वेरियस करियर्स, अलग अलग करियर्स के बारे में यहाँ पे अवेयरनेस स्प्रेड की जाएगी। डेट और टाइमिंग लिख दी है। एट स्कूल ऑडिटोरियम, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, स्कूल ऑडिटोरियम में, ABC पब्लिक स्कूल है। वेन्यू हाईलाइट्स होंगी। डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट करियर प्रोवाइडेड फॉर ऑल स्ट्रीम्स, काउंसलर फॉर सब्जेक्ट और करियर अबाउट डाउट को दूर करेंगे। इंटरेक्टिव सेशंस होंगे विद प्रोफेशनल्स के साथ। चार्ट योर फ्यूचर एट करियर मेला। एंट्री जो होगी फ्री होगी। स्पॉन्सर्ड बाय होगा पेरेंट्स टीचर फोरम, इशूड बाय प्रिंसिपल ABC पब्लिक स्कूल। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं पोस्टर बनाते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अ पोस्टर इज़ यूज टू अनाउंस अ इवेंट, पोस्टर में किसी भी इवेंट को अनाउंस किया जाता है। इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, कुछ मेन फीचर्स है जिसको आपको फॉलो करना होता है। जैसे फर्स्ट है प्लेस्ड इन अ बॉक्स, तो जो भी पोस्टर आप बनाएंगे उसे एक बॉक्स के अंदर बनाएंगे। बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। विजुअली अट्रैक्टिव, जो पोस्टर आप बनाएंगे वो देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए, जैसे बॉक्स के अंदर है ना। जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर बना दी इस तरीके से, यहाँ पे पॉइंट्स फूल से बना दिए। ज़्यादा मतलब फूल वूल ज़्यादा नहीं बनाने, पर इतना अच्छा बनाना है कि आपको वो देखने में अट्रैक्टिव लगे। लेटर्स ऑफ डिफरेंट फॉन्ट एंड साइज, कुछ जो अनाउंसमेंट है जो दूर से ही दिखनी चाहिए उसको आप बड़ा बड़ा लिखेंगे, हाईलाइट करके लिखेंगे मोटा मोटा। कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें मतलब इस तरीके से करना है, कहीं पे फॉन्ट बड़ा रख देना है, जो हेडिंग है उसको आप बड़ा दिखा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये बनाना है। उसके बाद है प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग, हर बीच जो भी आप लिख रहे हैं इन्फॉर्मेशन उसके बीच में कितना गैप रहना है वो आपको बहुत ध्यान से रखना है। ऐसा नहीं बिल्कुल घिच-पिच कर दिया, पढ़ने में ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो जो भी हाईलाइट्स हैं उनको अच्छे से आपको शो करना है, ठीक है। उसके बाद है वर्ड लिमिट 50, सिर्फ 50 वर्ड का होना चाहिए, ज़्यादा उसमें लिखना नहीं चाहिए इतना। दूर से कम वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी होती है। तो आपको ये सब चीज़ें हैं ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, यू मस्ट हैव रीड पोएम एंड सॉन्ग्स रिलेटेड टू चाइल्डहुड फैसिनेशन।
about different vocation in English in your own language. Now read the enjoy the poem given below. नीचे आपको एक पोएम दी हुई है, इसको चलिए पढ़ते हैं. अब एक छोटी सी पोएम दी हुई है, इसको रीड कर लेते हैं. इस पोएम का नाम है द लैम्प राइटर. माई टी इज़ नियरली रेडी एंड द सन हैज़ लेफ्ट द स्काई. मेरी चाय लगभग तैयार है और जो सूरज है वो आकाश में छिप रहा है या विदा ले चुका है. इट इज़ टाइम टू टेक द विंडो टू सी लीरी गोइंग बाय. लीरी को गुजरते देखने के लिए अब खिड़की में जाने का, विंडो यानी कि खिड़की पे जाने का समय आ चुका है. लीरी कौन है? तो लीरी एक तरीके, ये जो आदमी दिखा रखा है ना, तो घर के सामने जो लैंप होते थे ना, उनको जलाने के लिए ये जो आदमी आता था इसे लीरी कहते थे. तो पहले इस तरीके से लैंप नहीं होते थे, जो स्ट्रीट लैंप होते थे साइड के, कि आप बटन दबाएं और उसमें लाइट जल जाती थी. ऐसा नहीं होता था. एक आदमी आता था, अपने साथ ये लैडर यानी कि सीढ़ी लेकर उसे जलाता था. ठीक है. फॉर एवरी नाइट एट टी टाइम एंड बिफोर यू टेक योर सीट. हर रात चाय के समय, मतलब जब शाम का समय होने वाला होता था, रात हो रही थी, तो उस समय चाय के समय और बैठने से पहले, बिफोर यू टेक योर सीट, अपनी सीट लेने से पहले, विद लालटेन एंड विद लैडर ही कम्स पोस्टिंग अप द स्ट्रीट. स्ट्रीट यानी कि गली और लैडर यानी कि सीढ़ी. तो लालटेन और सीढ़ी के साथ वह गली में आता था. कौन? लीरी, ये जो मैन होता है ये. नाउ टॉम वुड बी अ ड्राइवर एंड मारिया गो टू सी. जो टॉम है, किसी बच्चे का नाम है, वो ड्राइवर बनना चाहता है. एंड मारिया गो टू सी, वो समुद्र में जाना चाहती है या समुद्र से जुड़ा जो भी काम है वो करना चाहती है. एंड माई पापाज अ बैंकर एंड एज रिच एज ही कैन बी. मेरे पापा बैंकर हैं, मतलब बैंक में जॉब करते होंगे, और जितना हो सकते हैं वो उतने अमीर है, रिच है. बट आई व्हेन आई एम स्ट्रोंगर एंड कैन चूज व्हाट आई एम टू डू. लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं चुन सकूंगा कि मैं क्या करूंगा. मतलब बट ये लेकिन, व्हेन आई एम स्ट्रोंगर, जब मैं स्ट्रोंग यानी कि बड़ा हो जाऊंगा, एंड कैन चूज व्हाट आई एम टू डू, फिर मैं चूज करूंगा कि मुझे क्या बनना है. ओ लीरी आई विल गो राउंड एट नाइट एट लाइट द लैम्प्स विद यू. ओ लीरी, मैं रात को तुम्हारे साथ चलकर लाइट यानी कि दीपक को जलाऊंगा. मतलब कह सकते हैं बच्चा लीरी बनना चाहता है, जैसे ये आदमी जो काम करता है वो करना चाहता है. फॉर वी आर वेरी लक्की विद अ लैम्प बिफोर द डोर. क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे दरवाजे के सामने ही क्या है, जो लैम्प है वो खड़ा है, मतलब जो स्ट्रीट लैम्प है वो हमारे दरवाजे के सामने. एंड लीरी स्टॉप्स टू लाइट इट एज ही लाइट सो मैनी मोर. और लीरी, क्योंकि ये जो लैम्प है वो हमारे घर के सामने ही है, तो लीरी से जलाने के लिए बिल्कुल हमारे घर के सामने ही रुकता है. और भी वो बहुत जगह से जो लैम्प होंगे वो जलाकर आता है, पर ये जो स्ट्रीट लैम्प है हमारे घर के सामने है, तो वो यहाँ खड़ा होकर इसे मतलब जलाता है, और मैं इसे खिड़की में से देखता हूँ. ये बच्चा कह रहा है. एंड ओ लीरी ओ बिफोर यू जरी बाय विद लैडर एंड विद लाइट. ओ लीरी सी अ लिटल चाइल्ड एंड नोट टू हिम टू नाइट. अब ये बच्चा कहता है, सीढ़ी और रोशनी के साथ जल्दी से गुजरने से पहले, ओ लीरी, एक छोटे बच्चे को देखो. मतलब वो बच्चा अपने लिए कह रहा है कि मुझे देखो आज रात, मतलब आज रात उस बच्चे को देखो, और नोट टू हिम टू नाइट, और उसकी तरफ सिर हिलाओ. मतलब वो चाहता है बच्चा कि वो जो लीरी है जो लैम्प को जलाने आया, वो खिड़की में इस बच्चे को देखे, क्योंकि ये बच्चा उसको देख रहा है, इसको देखे और इसकी तरफ स्माइल करे. कुल मिला के हम कहना चाहते हैं, ये जो पोएम में, ये पोएम जो लिखी है R.L. स्टीवेंसन ने, इसमें एक छोटा बच्चा है जो ये बताना चाहता है कि जो लीरी है उसका काम उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो भी बड़ा होकर यही बनना चाहता है. जैसे उसने और बताया, टॉम क्या बनना चाहता है, मैरी क्या बनना चाहती है, लेकिन ये क्या बनना चाहता है, कह रहा है मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा तब मैं बताऊंगा, और मैं शायद लीरी ही बनना चाहता हूँ. ठीक है, चलिए छोटी सी पोएम है. अब यहाँ पे बोला है कि विजिट द वेबसाइट. नीचे आपको एक वेबसाइट दी हुई है. कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन वोकेशन ऑफ योर चॉइस. प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग. रीज़न फॉर योर चॉइस. हाउ इज़ इट अ हेल्प टू द सोसाइटी एंड सेल्फ. आपको इस वेबसाइट पे जाना है और इसमें कोई भी वोकेशन दे रखे, बहुत सारे वोकेशन दे रखे, आपको अपनी मर्जी से कोई भी एक चूज़ करना है, उसके बारे में प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, और आपको बताना है कि आपने ये जो है
वोकेशन क्यों चूज़ करा उसके पीछे आपको कारण बताना है, रीज़न देना है। एंड हाउ इट इज़ हेल्प द सोसाइटी एंड सेल्फ, और ये जो वोकेशन है आपके अपने लिए और पूरी सोसाइटी के लिए किस तरीके से हेल्पफुल होगा, ये आपको बताना है। अब नीचे एक छोटी सी पोएम दी हुई है, जापानीज हाइक्यू। हाइक्यू क्या होता है इसे पढ़ेंगे, पहले इसको देखते हैं। मेकअप योर माइंड स्नेल, यू आर हाफ इनसाइड योर हाउस एंड हाफ वे आउट। हाइक्यू इज़ अ ट्रेडिशनल जापानीज पोइट्री फॉर्म। तो हाइक्यू जापानीज में पोइट्री लिखने का एक तरीका है, इसे हाइक्यू कहते हैं। ए वेरी शॉर्ट पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 17 सिलेबल वर्स। सिलेबल क्या होते हैं, इस हाइक्यू में 17 सिलेबल होते हैं। डिवाइडेड इंटू 3 लाइन्स, जैसे कि 3 लाइन्स में ये डिवाइड होता है 1 2 3। विथ 5 सिलेबल इन फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबल होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। फर्स्ट लाइन में 5 होंगे। देन 7 सिलेबल इन सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन में 7 है। एंड द 5 सिलेबल इन द थर्ड लाइन, और थर्ड लाइन में 5 है। टोटल होंगे 17 सिलेबल। तो जो हाइक्यू पोएम लिखी जाती है वो 17 सिलेबल में ही लिखी जाती है, इसलिए इसे हाइक्यू कहते हैं। नाउ क्रिएट अ हाइक्यू पोएम एंड शेयर विद योर क्लासमेट एंड द टीचर। आपको भी एक हाइक्यू पोएम लिखनी है और अपनी क्लासमेट में टीचर्स के साथ शेयर भी करनी है। तो इसमें कह रहे हैं मेकअप योर माइंड, आपको अपने माइंड को मेकअप करना है, ये समझाना है स्नेल की तरह। यू आर ए हाफ इनसाइड योर हाउस, जैसे एक स्नेल होता है ना, इस तरीके से ये ऐसा आपने देखा होगा। तो वो हाफ तो बाहर रहता है और हाफ ही अंदर रहता है। तो आपको ये डिसाइड करना है, या तो आप बाहर रहे या अंदर रहे। अपने माइंड को क्लियरिटी दे कि आपको करना क्या है, आप बाहर रहेंगे या अंदर रहेंगे, क्योंकि अगर आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो आप कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। एंड हाफ वे आउट, तो वही बताया है, स्नेल का एग्जाम्पल लेके आपको ये समझाया गया है। तो ये हाइक्यू पोएम है, आपको खुद से भी लिखनी है और अपनी क्लास में क्लासमेट और टीचर्स के साथ शेयर भी करनी है। तो ये था आपका चैप्टर, कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।